मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इससे पहले आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा जब हम कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ते थे। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा डिफरेंस क्या है ये आपको ध्यान रखना है। जब हम सीरीज के अंदर कैपेसिटर निकालते थे सीरीज के अंदर, तो वो कितना होता था 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इस तरह से अगर हम n कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करते थे, 1/c1 प्लस 1/c2 1/c3 इस तरह से। और जब कैपेसिटर हम पैरेलल में कैलकुलेट करते थे उसके लिए हम कैसे निकालते थे, जो नेट कैपेसिटेंस है पैरेलल का वो c1 प्लस c2 प्लस अप टू cn तक, अगर n कंडक्टर जुड़े हुए हैं या n कैपेसिटर जुड़े हुए हैं पैरेलल के अंदर। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे देखिएगा ध्यान से कि जो हम कैपेसिटेंस यहाँ पर सीरीज के लिए यूज कर रहे हैं रेसिप्रोकल फॉर्म में, ठीक है, वो वाला किसके लिए, रेसिस्टेंस के लिए वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल के लिए हो जाएगा। यानी मैं इसको जो कैपेसिटर का जो सीरीज होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, जो रेसिस्टेंस है उसके पैरेलल के इक्विवेलेंट होता है। और जो कैपेसिटर का पैरेलल होता है उसका फॉर्मूला किसके सेम होता है, रेसिस्टेंस के पैरेलल के, सीरीज के। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो हम टॉपिक पर आते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब हम रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कौन सा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इफ़ 2 और मोर देन 2 रेसिस्टेंस said to be connected in series if current flowing through the all resistance is same। यहाँ से ध्यान दीजिए कि दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस कब सीरीज में कहलाएंगे, जब उनके अंदर से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, सेम होगा, आई सेम होगा। कैपेसिटर के अंदर क्या सेम होता था, चार्ज सेम होता था, लेकिन रेसिस्टेंस के अंदर क्या सेम होता है, इलेक्ट्रिक करंट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इज डिफरेंट। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, ईच रेसिस्टेंस के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब हम इसको थोड़ा डायग्राम से समझाते हैं। जैसे आपके पास 3 रेसिस्टेंस है, मानते ये रेसिस्टेंस R1 है, ये रेसिस्टेंस R2 है और तीसरा रेसिस्टेंस आपके पास R3 है। अगर हम इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, ये हमने एक स्विच लगा दिया कि ये ऑन हो गया। अब देखिए इस पोटेंशियल सोर्स से यानी बैटरी से जो ही करंट स्टार्ट होता है आई, वो तीनों रेसिस्टेंस में यानी R1 में भी, R2 में भी और R3 में भी, क्योंकि करंट के लिए कोई दूसरा पाथ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। पॉइंट ए से और पॉइंट बी पर जाने के लिए करंट के लिए कोई इस पाथ के अलावा कोई पाथ पॉसिबल नहीं है। यानी वो करंट है वो तीनों रेसिस्टेंस से पास होके जाएगा, ये आई करंट। इसका मीन्स क्या होगा कि सीरीज के अंदर क्या होता है, जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं उन सभी के अंदर करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है सेम। अब देखिएगा थोड़ा और बात करते हैं इसके अंदर यहाँ से कि जो रेसिस्टेंस R1 है, अगर हम इसका ये फर्स्ट एंड माने, इसका ये सेकंड एंड, सेकंड वाले का ये फर्स्ट एंड और ये सेकंड एंड हो गया, थर्ड वाले का ये फर्स्ट एंड और ये सेकंड एंड हो गया। तो हम डेफिनेशन से कैसे बोल सकते हैं कि इफ़ सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट रेसिस्टेंस connected with the first end of a second resistance and so on।
दिस टाइप ऑफ कनेक्शन नोन एज ए सीरीज कनेक्शन। क्लियर। अब देखिएगा सीरीज के अंदर हमने क्या पढ़ लिया कि जो करंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तीन क्या, अगर तीन से ज़्यादा अगर दो हैं उसमें भी क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा। ठीक है। अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो जितने भी कैपेसिटर हैं, ठीक है ना, जितने भी रेसिस्टेंस हैं उनके लिए जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मान लेते हैं फर्स्ट वाले के लिए जो पोटेंशियल है वो V1 है, सेकंड वाले का पोटेंशियल कितना है, V2 है, और थर्ड वाले का पोटेंशियल V3 है। तो ये तीन रेसिस्टेंस के लिए सर्किट डायग्राम हो गया। तो आपको ध्यान रखना है सर्किट डायग्राम के साथ कि सीरीज के अंदर, इन सीरीज के अंदर क्या होता है, जो करंट है, करंट तो क्या होगा, सेम होगा। सभी कंडक्टर के लिए करंट क्या होगा, सेम। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। सेम कॉन्सेप्ट कौन सा वाला, कैपेसिटर वाला। अब देखिएगा क्या होता है, हम क्वेश्चन पे वापस से आते हैं डेरिवेशन पे, कि हमारे पास तीन रेसिस्टेंस हैं R1, R2 और R3। R1, R2 और R3 तीनों एक ही लाइन के अलोंग जुड़े हुए हैं किसी भी बैटरी से। ये क्या हो गया, एक की हो गया जिसको हम स्विच भी बोल सकते हैं। करंट हमेशा प्लस से निकलेगा और माइनस की तरफ वापस आएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा तीनों के लिए क्या हो गया, यहाँ पर जो नेट करंट है वो तो कांस्टेंट हो गया, यानी जो नेट पोटेंशियल V है वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों के लिए रहेगा सेम, तीनों के लिए अलग अलग है, तो इसलिए हम जो टोटल निकालेंगे पोटेंशियल V वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम ओम के नियम से बात करें, आपको बच्चों बताया ओम का जो नियम है, ओम का नियम क्या कहता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है। ओम के नियम से जब रिलेशन निकालते हैं तो V किसके बराबर होता है, IR के बराबर। तो अगर हम फर्स्ट वाले रेसिस्टेंस के लिए V1 कैलकुलेट करेंगे तो V1 कितना हो जाएगा, IR1। यहाँ पर I के चेंज नहीं हुआ है बच्चों, क्योंकि I तो सभी के लिए कांस्टेंट है। I1, I2, I3 नहीं होगा R1, R2, R3 के लिए। वहाँ पर I क्या होगा, तीनों रेसिस्टेंस के लिए सेम होगा। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी होगी, IR1। ऐसे अगर आप V2 निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, IR2। और ऐसे अगर आप V3 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, IR3। तीन इक्वेशन बन गई आपके पास। ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। हमने तीनों रेसिस्टेंस के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया और वो तीनों का अलग अलग है, V1, V2 और V3। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि इन पोटेंशियल को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। तो देखिएगा जो V नेट है वो कितना हो जाएगा, V1 यानी IR1 प्लस V2 IR2 प्लस V3 IR3। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से देखिएगा V इक्वल टू, बच्चों I कॉमन हो गया, यहाँ से हम कह सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तीन से ज़्यादा कैपेसिटी रेसिस्टेंस है तो हम और आगे ऐड कर लेंगे। इस V को हमने इधर डिवाइड में ले आए, इसके डिवाइड में ले आए तो देखिएगा तो V अपॉन I इक्वल टू कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों के लिए हो गया। V अपॉन I के किसको रिप्रेजेंट करता है, ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस को, यानी रेसिस्टेंस इन इक्विवेलेंट, हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। किसके अंदर, सीरीज के अंदर। वो कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आ रहा है, जो ये R इक्विवेलेंट का सीरीज के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3, बच्चों सेम इस टाइप का फॉर्मूला यानी लीनियर फॉर्मूला रेसिप्रोकल में ना आके कैपेसिटर के लिए कब आता है, जब कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि सीरीज का जो फॉर्मेशन होता है कैपेसिटर का, वो रेसिस्टेंस के पैरेलल के जैसा होता है, और रेसिस्टेंस का जो पैरेलल होता है वो कैपेसिटर के सीरीज के जैसा होता है। ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये वाली आपको टर्म्स को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल इजीली आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ से ये थोड़ा शॉर्ट में ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके पास एन इक्वल रेसिस्टेंस, ध्यान से सुनना, एन इक्वल यानी सभी रेसिस्टेंस, जैसे आपके पास 5 रेसिस्टेंस है और सभी का जो रेसिस्टेंस है वो 10 ओम है, तो आपसे पूछ जाता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए। अगर वो सीरीज में जुड़े हैं तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 यानी 50 ओम हो जाएगा वो, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें 3 दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 3 रेसिस्टेंस हैं 1 2 3, टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर आपके पास जैसे एक रेसिस्टेंस ये जुड़ा हुआ है, एक रेसिस्टेंस ये जुड़ा है, मैं 4 रेसिस्टेंस मान लेता हूँ, ये माने 3 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है और ये 5 ओम का है। इसका मीन्स, लाइन का मीन्स क्या हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो नेट रेसिस्टेंस होगा यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इन चारों में से जो ग्रेटेस्ट है यानी 20 है उससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। यानी इन द सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेसिस्टेंस विच ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस दैट कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी अगर हम इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, इनका वो कितना हो जाएगा, 13 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो गया, 33 हो गया, 33 और 5 38 हो गया। यानी जो रिजल्टेंट आया है वो सबसे बड़ा जो कनेक्टेड है उससे भी क्या आता है, ज़्यादा आता है। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं वापस से हम टॉपिक के ऊपर। तो बस आपको सीधा ये याद रखना है कि पहले सीरीज के अंदर करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और जो नेट रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, लीनियरली ऐड हो जाता है सिंपल तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बच्चों क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस, व्हेन 2 or more than 2 resistance said to be connected in parallel, 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस पैरेलल में कब कहलाएंगे, जब उनका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इज सेम। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो तो क्या होगा, सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम। और जो करंट है, करंट फ्रॉम ईच रेसिस्टेंस विल बी डिफरेंट, ठीक है ना। और जो करंट है थ्रू ईच रेसिस्टेंस विल बी डिफरेंट, जस्ट अपोजिट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। We observe in series combination that in series combination current in each resistance is same but potential difference is different for each resistance. But when we discuss about the parallel combination, then we observe that in case of parallel combination net potential difference is same, net potential difference is same but current is different for each resistance. This is the major difference between the series combination and a parallel combination. Let us consider a circuit diagram. Here we observe that 3 resistance R1, R2 and R3. 3 are connected in parallel combination because the first end of all resistance are connected at single point and second end of all 3 resistance are connected at other single point. Clear? We apply when potential source B, then current I flow from circuit. Here we observe that at this point we observe that when current goes in this branch, let us consider this is the I1. In the second resistance R2 current consider as I2 and in resistance 3 current consider as I3. So we observe that in R1, R2 and R3 in each resistance current is different as I1, I2 and I3. Clear? So net current I become equal to
I1 plus I2 plus I3. In previous combination, in series combination, we observe that net potential V equal to V1 plus V2 plus V3. But here in parallel combination, current become I1, I2 and I3. Now, if we apply the Ohm's law, we know that by Ohm's law, I equal to V upon R. So, for the resistance R1, current I1 become as V upon R1 because V is constant, hence I1 equal to V upon R1. Similarly, if we discuss about I2, then I2 become V upon R2 and I3 become so for I3 it become as V upon R3. So if we put the value of I1, I2, I3 in equation first, as shown here, equation first is I equal to I1 plus I2 plus I3. If we put value of I1, I2 and I3 by the Ohm's law here by equation 2, then we observe that I equal to V upon R1 plus I2 V upon R2 plus I3 V upon R3. Here if we take constant V is same, so I equal to V 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay. Now if we take V as here, then V upon here I upon V equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So we know that V upon I equal to R. So I upon V become 1 upon R. So we can write as I upon V equal to 1 upon R, that is equivalent in parallel equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. That is the expression for the three resistance when connected in parallel to each other. So students, this expression is same as the expression of capacitor. Expression of a capacitor when they connected in series, and this expression for the resistance when they connected in parallel. So again I write here, when 3 or more than 3 resistance, or if n resistance connected in series, then equivalent resistance will be R1 plus R2 plus R3 up to n. If n resistance connected in parallel, then equivalent 1 upon R1 equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. Clear? Now if we use a short trick, we know that when in series case, in series, if n resistance are connected in series, if n resistance of same resistor, then equivalent will be n into R. But in case of a parallel combination, here देखिएगा, in case of parallel combination, if n equal resistance connected in parallel, then equivalent resistance will be n by R. Clear? Now we solve some examples here. Observe that here 4 ohm, 6 ohm and 8 ohm, 3 resistance are connected in series. How can you find the resistance that they are connected in series or in parallel? Okay? It is simple method. You start from the battery, and if you find from any point 2 or more than 2 ways, yeah,
2 or more than 2 paths, that means both 2, 3 or many more resistance are in parallel। इसका मीन्स क्या हुआ, आपको बैटरी से आपको जैसे ही चलते हैं तो इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 पाथ हो गए आपके पास विजिबल, किसके लिए, करंट के लिए। इसका मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो तीनों है R1, R2 और R3, ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल के अंदर हो गए। अगर एक ही लाइन के अलोंग जुड़े होते तो वो कैसे कहलाते, सीरीज के अंदर। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट हम निकालेंगे 1/R, वो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/6। तो जो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1.8। देखो बच्चे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आपके पास ये जो वैल्यू आ गई 1/R की वैल्यू, जैसे आपने सोल्व की कि 5/3 आ गया, ठीक है। तो इसको बच्चे आंसर लिख देते हैं, जबकि ये आंसर नहीं है। हमें 1/R की वैल्यू निकली है, हमें तो R की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/5 का। ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा ये लाइन, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इन पैरेलल। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर पैरेलल के अंदर जैसे मान लेते कि ये एक रेसिस्टेंस है, एक सेकंड रेसिस्टेंस R1 है और एक सेकंड रेसिस्टेंस R3 है। ये मान लेते 2 ओम का है, ये 1 ओम का है और ये 10 ओम का है। अगर ये तीनों पैरेलल में जुड़े हैं तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा तीनों का, वो स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस से भी स्मॉल आएगा। सीरीज में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो ग्रेटेस्ट से भी क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट से भी क्या होता है, स्मॉल आता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देखिएगा, हम एग्जाम यहाँ पर देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कब यूज करते हैं। दिस कॉम्बिनेशन यूज व्हेन करंट रिक्वायर्ड इन द सर्किट लेस और कांस्टेंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच डिवाइस इज सेम, ठीक है ना। कि जब हमें प्रत्येक डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहिए होता है, ठीक है ना, और कांस्टेंट करंट चाहिए होगा, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो होम के अंदर, जो घरों में के अंदर हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, वो कैसे जुड़े होते हैं, पैरेलल में जुड़े होते हैं। ये ध्यान रखना कि जितने भी आपके फ़ैन हैं, जो बल्ब वगैरह हैं या हीटर वगैरह हैं, इन्वर्टर हैं, ये सब कैसे जुड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं। देखिए क्या बेनिफिट्स हैं, अगर सीरीज में जोड़ देंगे अगर आप सभी इंस्ट्रूमेंट को, तो क्या होगा कि आपको सभी इंस्ट्रूमेंट एक ही इंडिविजुअल स्विच से ऑपरेट होंगे। अभी तो आप क्या करते हैं, फ़ैन के लिए अलग स्विच यूज़ करते हैं, आप बल्ब के लिए अलग स्विच यूज़ करते हैं, किसी दूसरे एप्लीकेशंस के लिए आप अलग स्विच यूज करते हैं। अगर हम इन सभी को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक स्विच से क्या होंगे, सारे ऑपरेट हो जाएंगे। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाता है तो रिमेनिंग के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो ग्लो यानी वर्क नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपने आपके घर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जैसे बल्ब, फैन, हीटर या इन्वर्टर, सभी को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, अगर जैसे आपका बल्ब ख़राब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो उसके बाद अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो फ़ैन वगैरह ऑपरेट नहीं होते हैं। अब क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेनिफिट क्या होता है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप फ़ैन ऑन करें तो बल्ब भी ऑन करना ज़रूरी है, या बल्ब को ऑन करेंगे तो फ़ैन ही ऑन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका ये एडवांटेज हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनके लिए जो पावर कंजप्शन है वो अलग अलग होती है। जैसे हीटर के लिए पावर कंजप्शन अलग रिक्वायरमेंट होती है, बल्ब के लिए पावर कंजप्शन अलग होती है, एलईडी के लिए पावर कंजप्शन अलग होती है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि पैरेलल के अंदर जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, यानी जो डिवाइस जितनी पावर रिक्वायरमेंट होती है उतनी पावर सर्किट से एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन सीरीज के अंदर क्या होगा, ये आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है। इसलिए हम घरों में किसका यूज़ करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब देखिएगा यहाँ से न्यूमेरिकल करते हैं, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है कि यहाँ से देखिएगा आपको इन द फॉलोइंग डायग्राम कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट, करंट निकालना है आई। अब बच्चों करंट कब निकलेगा, जब V और R हो आपके पास। V तो आपके पास ऑलरेडी 2 वोल्ट है, क्लियर। अब देखिएगा हम R की बात करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा,
हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं। बैटरी के पॉजिटिव से करंट यहाँ से चला, ये करंट आई। क्लियर। इस पॉइंट ए पर जाने के बाद बच्चों, पॉइंट ए पर जाने के बाद करंट के पास दो पाथ हो गए, एक ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ। क्लियर। इसका मीन्स क्या हो गया कि ये जो 30 ओम है और ये 30 ओम है, ये कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और यहाँ से जब हम चलते हैं देखिएगा और यहाँ पर आते हैं तो ये दोनों इस वाले 30 ओम से और इस वाले 30 ओम आने के लिए हमें एक ही पाथ से चल के आ रहे हैं। तो इसका मीन्स क्या होगा, ये 30 और ये 30 कैसे हो गई, सीरीज के अंदर हो गई, लेकिन ये 30 और इनका जो इक्विवेलेंट है वो कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। तो देखिएगा इस डायग्राम के अंदर कि ये जो 30 है और ये 30 ये सीरीज में है, क्योंकि यहाँ से अगर हम यहाँ तक आते हैं तो हमें एक ही पाथ के ऊपर, एक ही वायर के ऊपर है। लेकिन जब ए पॉइंट से हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, दो पाथ हो जाते हैं ऐसे। तो ये दोनों का 30 और 30 का तो पहले सीरीज निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो गया। रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते तो कितना होता, कैसे निकालते, 1/30 प्लस 1/30 यानी 15 आ जाता। अब देखिए क्या होता है कि ये 30 और 30 कैसे हो गए, 60 में। अब 60 और 30 ये कैसे हो गए, पैरेलल में। तो हम इनका कैलकुलेट कर लेंगे, 1/30 प्लस 1/60। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, अपॉन 90 0 0 20 ओम कितना आएगा। तो ये देखो दोनों, पहले हमने उनको 30 और 30 को सीरीज में किया, अब ये दो रिजल्टेंट कितना होगा 60 और उन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये कितना हो गया आपके पास 20 ओम। ये फॉर्मूला कैसे कहाँ से आया, देखो ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, सेम वही है 1/30 प्लस 1/60। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर देखिए सीधा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सीधा तरीका है। अगर आपके पास दो रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो रेसिस्टेंस आपके पास पैरेलल में जुड़े हैं, जैसे R1 और R2, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं आपके पास, तो इक्विवेलेंट कितना होगा पैरेलल का, R इक्विवेलेंट होगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। जैसे हम 30 और 60 का निकाल रहे हैं तो 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60 इक्वल टू 90। हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्लियर। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा ये क्लियर हो गया। अब हमें करंट निकालना है, तो करंट क्या होता है, V अपॉन R। V की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 20 होगी, तो कितना हो गया 0.1 एम्पियर। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए नेटवर्क ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड ए 16 वोल्ट बैटरी, यानी जो V की वैल्यू है बच्चों वो आपके पास कितनी होगी, कितनी होगी 16 वोल्ट हो गया, विद द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि जो बैटरी जुड़ी हुई है सर्किट के अंदर, ये जो बैटरी है इसका खुद का रेजिस्टेंस और है R, वो कितना दे रखा है आपको, 1 ओम दे रखा है, यानी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्यों, क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं बैटरी के अंदर भी क्या होती है, कंडक्टर प्लेट्स होती हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, तो किसी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी कंडक्टर के पास रेसिस्टेंस नहीं हो, ठीक है ना। एक टर्म्स आती है सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, किसी भी सर्किट के अंदर जब रेसिस्टेंस 0 हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आप 0 वाट का बल्ब लेके आते हैं तो इसका मीन्स ये नहीं कि वो सर्किट के अंदर से कोई पावर कंजप्शन नहीं करता। मैंने कहा ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल नहीं है जिसकी पावर 0 हो, यानी जिसका रेसिस्टेंस कितना हो, 0 हो, ठीक है। तो आपसे देखिएगा बैटरी का रेसिस्टेंस और दे रखा है इसके अंदर। तो अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं कि एक 16 वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, जैसे सर्किट के अंदर दे रखा है ये। कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक तो क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है R। करंट निकालना है ईच रेजिस्टेंस, ध्यान से देखना, टोटल करंट निकालना है, प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना करंट आएगा, एक ये कैलकुलेट करना है। तीसरा क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, किसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस, बी और सी के अक्रॉस एंड सी और डी के अक्रॉस वोल्टेज को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिएगा बच्चों
यहाँ से देखिएगा इस सर्किट के अंदर ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को। यहाँ से जब करंट आई चलता है इस सर्किट के अंदर यहाँ से, तो इस पॉइंट पर एक के बाद जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुँचते हैं, यहाँ पर क्या होता है, करंट के पास दो पाथ हो जाते हैं। यानी ये 4 ओम रेसिस्टेंस और 4 ओम रेसिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल के अंदर जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे करंट एक जगह हो जाता है, फिर इससे पास होता है, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ ये 1 ओम कैसे हो जाएगा, सीरीज में। फिर इस पॉइंट पे आते हैं तो वापस से दो पाथ हो गए, तो ये दोनों भी किस में हो गए, पैरेलल में। तो पहले देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो बच्चों 4 ओम और 4 ओम का जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 2 ओम आएगा। ठीक है ना, क्लियर। और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 12 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 12 प्लस 6 यानी 4 ओम आएगा। इसका कितना आएगा, 4 ओम। अब यहाँ से 2, 1 और 4 ये तीनों कैसे हो गए, सीरीज के अंदर। तो ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन वापस आते हैं कि क्लियर कर रखा है यहाँ पर 4 और 4 कैसे हो गए, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 2। ऐसे ही 6 और 12 भी पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 4। अब तीनों कैसे हो गए, सीरीज के अंदर हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 7 ओम। क्लियर यहाँ तक, 7 ओम। अब देखिएगा हमें आई निकालना है। अब आई देखिएगा हमारे पास एक रेसिस्टेंस और बचा हुआ है, कौन सा, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस। तो वो भी तो टोटल रेसिस्टेंस में जुड़ जाएगा। आप चाहे तो यहीं पर भी जोड़ सकते हैं उसको कि 7 तो इन तीनों का हो गया, प्लस 1 ओम कौन सा है, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस। ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, अब जस्ट इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक सेल, वहाँ पर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे इंटरनल रेसिस्टेंस निकालते हैं हम सर्किट का, क्या उसका रोल होता है और कैसे हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 8 ओम हो गया। 7 तो तीनों का हो गया और 1 ओम किसका है, बैटरी का है। तो टोटल कितना हो गया 8 ओम। अब हम यहाँ से करंट निकाल लेते हैं, 16 वोल्टेज है अपॉन 8 यानी 2 एम्पियर करंट हो गया। क्लियर। अब देखिएगा मैं डायग्राम पे आता हूँ, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि डायग्राम पे आ रहे हैं हम। यहाँ से ध्यान से देखना कि बैटरी ने कितना करंट दिया, बताओ। यहाँ से जो करंट चला बैटरी का वो 2 ओम एम्पियर था, सॉरी कितना एम्पियर था, 2 एम्पियर। जब ये करंट इस पॉइंट पर पहुँचा, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर करंट के दो पाथ हो गए, यानी I1 और I2। अब यहाँ से देखिए ये भी 4 ओम है और ये भी 4 ओम है, यानी दोनों रेसिस्टेंस सेम पावर के हैं, दोनों का रेसिस्टेंस क्या है, सेम है। इसका मीन्स पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी सेम करंट जाएगा। तो आपसे पूछ जाता है कि 4 ओम में कितना जाएगा, 1 एम्पियर, और इस वाले में भी 1 एम्पियर। क्लियर। ये 1 एम्पियर वापस से ऐड होकर यहाँ पर कितना होगा 2। तो आपसे पूछ जाता है कि इसके अंदर कितना जाएगा 1 ओम के लिए, वो वापस से कितना जाएगा 2 एम्पियर। फिर यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ से देखिएगा वापस से दो रेसिस्टेंस है, लेकिन दोनों का रेसिस्टेंस डिफरेंट है, एक का 12 है और एक का 6 है। आपको पता है कि जब रेसिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो पहले तो मुझे ये बताइए 12 में करंट ज़्यादा होगा या 6 ओम में करंट ज़्यादा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट 6 ओम में करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, ये जो 12 है और 6 है 1:2 में है, सॉरी 2:1 में है, 12 और 6। तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट 2:1 में, यानी 6 के अंदर दुगना करंट जाएगा और 12 के अंदर हाफ करंट जाएगा, किसका, 2 का। ठीक है ना। तो 2 को हम ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिससे क्या हो, 6 के अंदर 12 का जस्ट डबल हो जाए। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये तो क्लियर हो गया, I1 I2 सेम रहेगा और I2 में भी इस 1 एम्पियर हो गया, I2 में वही सेम रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो करंट का रेशियो है वो किस में होगा, 2:1 में। तो यानी एक के पास कितना जाएगा, जब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से देखिएगा, जब हम कैलकुलेट करते हैं I3 तो 2/3 इंटू आई, ये हो गया। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से हम दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं I3 और I4 के लिए भी। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आप पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल किसके अंदर, VBA के बीच में। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR,
और बी और ए के बीच में रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो आई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो गया 4 ओम। अगर हमें बी सी के बीच में निकालना है तो बी सी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो वी इंटू आई इंटू आर, ये हो गया। अगर हमें सी डी के बीच में निकालना है तो सी डी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है 4, तो उसके लिए कितना हो गया 8 वोल्ट। तो क्लियर, ऐसे ही काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इनको सोल्व करना। अगर किसी में दिक्कत है तो वैसे बहुत डिटेल से सोल्व कर रखा है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, और यहाँ पर जो मैंने बोला था ना कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसके बारे में भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।